हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, स्टूडेंट मुझसे काफ़ी बार बोल चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस भी आया है। किस चीज़ का? हिंदी ए का। हिंदी ए सेकंड सेमेस्टर में एडिशनल सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप लोगों के पास जैसे हिंदी में हिंदी ABC है, तमिल में ABC है, पंजाबी में ABC है, इंग्लिश में ABC है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको उन सभी सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। सो अभी जो हिंदी ए है वो BA प्रोग्राम एंड BCom प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए है। BA ऑनर्स या BCom ऑनर्स के बच्चों के पास हिंदी ए नहीं है, ठीक है। आप अगेन अपना सिलेबस चेक कर लेना, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये हमारे पास तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो आपने क्यों बताया। बच्चा, आपके अलावा और भी बच्चे हैं जिनके पास अदर सब्जेक्ट्स हैं। तो ठीक है, हम लेट करे बगैर पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस बीच में जो भी आपकी बाकी चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगी, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि बच्चे जल्द से जल्द पेपर से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ अटेंड कर सकें। सो देखिए, हिंदी ए जो है ना आपका, बेसिकली इसमें पैराग्राफ्स आते हैं। अब जैसे हिंदी आपको पता है किस चीज़ पर डिपेंड है, ठीक है। अब उसके अंदर जैसे आप स्कूल टाइमिंग पे कभी, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो, आपके पास ऐसा रहा होगा कि हिंदी आपके पास होगी, एडिशनल सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दी जाती है, ठीक है। तो उसके अलावा अगर हिंदी भी नहीं आपने पढ़ी है तो कभी ना कभी 8, 9, 10 में तो पढ़ा ही होगा। तो ये जो पैसेज टाइप चीज़ें आती हैं, इनको आपको ना समझाना होता है। अब जस्ट लाइक सबसे पहला जो है, कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, पूछ जू पकड़े बेत की उतराऊ चाहे पार, जैसे मूछ ते निकसे तैसी चाले नाही, मानिश नहीं ते स्वान गति बांधिया जमपुर जाही। देखो, इसका ये मतलब है, आप ही बोलो, क्वेश्चन पेपर देखकर जो बच्चा पढ़ के नहीं जाएगा ना, वो यही बोलेगा, अरे यार मैंने ये हिंदी का ऊपर लिखा तो हिंदी ही है कि नहीं है कौन सी लैंग्वेज। देखो जी, कबीर के दोहों की बात यहाँ हो रही है। आपको इस सब्जेक्ट के अंदर दोहे पढ़ाए गए हैं, तो दोहे के अकॉर्डिंग ही आपसे पूछा जा रहा है। इन्होंने बोला है सप्रसंग व्याख्या कीजिए, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको प्रसंग भी बतानी है, जैसे आप 9, 10 के टाइम पे करते थे, प्रसंग भी बतानी है। उसके बाद आपको इसकी व्याख्या बतानी है। आखिर जो विशेषता के तौर पर वर्डिंग्स बताई जाती है ना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं, ठीक है। उसके अलावा अथवा का मतलब यहाँ आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हमें ये भी करना है और आगे वाला भी। ऐसा नहीं है, आपको अथवा उस सिचुएशन में दिया जाता है, या तो आप ये वाला कर लो या तो आप ये वाला कर लो, ठीक है। आपको जो बेटर आता है आप वो वाला कर लो। तो वैसे ही सेम टू सेम ये पैराग्राफ है। अब जैसे यहाँ पर आपको ये पता लग रहा है कि स्टार्टिंग पैराग्राफ की ऐसे हुई है, आपको यहाँ नहीं पता लग सकता कि भाई ये किस फिलोसफर की, किस हमारे जो लेखक हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, किस लेखक ने हमारे ये जो दोहे हैं वो लिखे हैं। तो इसको आप अगेन एंड अगेन पढ़ना, ठीक है। ये आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, इसमें आपको ज़्यादा पेजेस के आंसर नहीं लिखने होते हैं, हद से हद 6 या 7, ठीक है, 5.5 तक भी, लेकिन 4-5 से नीचे मत जाना, बेटर यही होगा। तो आप इसको अगेन एंड अगेन पढ़ना। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इस वाले पैराग्राफ में जो हमारे स्टूडेंट हैं बैच वाले, उन बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन हुई थी, ठीक है। देखो, कन्फ्यूज़ होने वाली बिल्कुल बात नहीं है। मणि दे परस हरि ते रे चरण, सुभग शीतल कमल कोमल जगत ज्वाला हरण, जीर्ण चरण प्रहलाद परसया इंद्र पदवी धरण, जीर्ण चरण ध्रुव अटल कसियाँ शरण असरण शरण। ये वाली जो लाइन है ना, इससे सीधा एक बात क्लियर हो रही है, जो आप इस स्टार्टिंग में जो इस लेखक के बारे में आपने पढ़ा है ना, उससे, उसके परिचय से यहाँ पर डिफाइन हो रहा है कि भाई ये किसके बारे में है, ठीक है। लाल गिरधर जो हैं हमारे, उसके पैराग्राफ से इसको रखा गया है, उनके दोहे से रखा गया है। तो अच्छा, लिखना कैसे है आपको अगेन मैं एक बार और बता देती हूँ। जैसे पैराग्राफ टाइप चीज़ें, ये जो ये वाली चीज़ें आई हैं, सबसे पहले आंसर नंबर आप डालोगे, उसके ऊपर स्टार्टिंग में जैसे कि ये है मणते परस हरिते चरण, इसको लिखना, बीच में छोटे छोटे डैश डैश बनाकर लास्ट का जो अगम तारण तरण है उसको लिख देना, ठीक है। अब ये जो अथवा वाले ऑप्शंस होते हैं ना, इसके अंदर मेंशन करना इसलिए ज़रूरी होता है बच्चा, क्योंकि टीचर को आपको डायरेक्ट बताना है, ताकि टीचर को कॉपी चेक करने में ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आप उनको डायरेक्ट बताओ, ऐसा नहीं कि पूरा ही लिखने बैठ जाओ, डायरेक्ट उनको ये बता दो कि मैं ये वाला पैराग्राफ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है परिचय,
परिचय में आपको बताना है कि हमारे ये लेखक हैं, इनका जन्म यहाँ हुआ, ये हैं, वो हैं, फलाना ठिकाना, सारे उनके मृत्यु तक की सारी बातें जाएंगी इसके अंदर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। उसके बाद यहाँ पर जो आपसे पैराग्राफ उनके दोहे का पूछा गया है वो दोहा आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रसंग के थ्रू, देन आपको व्याख्या करनी है, उसके बाद आपको विशेषता बतानी है। विशेषता में आपको एटलीस्ट 2-4 वर्ड्स बताने हैं, ऐसे वर्ड्स जो बहुत टफ हैं और उनके मीनिंग आपको साथ में बताने पड़ेंगे। बिल्कुल वो 9th-10th वाला हिसाब है, सेम टू सेम। खा वाला दे रखा है, चलियो जाई हाँ को करे हाथुन के व्यापार, नहीं जानतू इति पूरे बसे धोबी और कुम्हार, नीच हिए हुल से रहे गहे गेंद के पोल, ज्यों ज्यों गाथे गरियल त्यों त्यों ऊँचे होत। अगर आपको नहीं भी याद आ रहा ना कि ये किस पैराग्राफ किस दोहे में से लिया गया है, देखो आप पढ़ के जाओगे ना, ऐसा लगता है कि हमने जो पढ़ा हम भूल गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको याद आ जाता है। ठीक है, हिंदी इतनी भी ये वाली टफ नहीं होती है, अगर आपने दोहे पढ़े हैं तो याद रहेंगे। इसको पढ़ते ही आपको ये जो बीच की 2 लाइनें हैं, इससे बहुत डायरेक्टली एक चीज़ समझ आ रही है। नहीं जानतू इन्हीं पूर बसे धोबी और कुम्हार, नीच हिए हुल से रहे गहे गेंद के पोत। भाई यहाँ पे डायरेक्टली जो हमारे लेखक ने बात करी है ना, एक वो ऊंच नीच वाली जो बात बताई है, या फिर जो उन्होंने एक काम के तौर पे चीज़ें बताई हैं, यहाँ पर वो चीज़ें आपको डिस्क्राइब करनी है सीधे तौर पे, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाओ अगेन अथवा में आपको अगेन एक और पैराग्राफ दिया गया है। डिक्टो कॉपी सेम टू सेम वैसे ही आंसर लिखे जाएंगे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताए हैं। ठीक है, अगेन रिपीट कर देती हूँ। परिचय है, फिर प्रसंग है, फिर व्याख्या है, फिर विशेषता आपको बतानी है। विशेषता में फ्यू वर्ड्स डिफाइन करने हैं, देन उसके बाद दैट्स इट, आपका एक आंसर कंप्लीट हो जाएगा। गा है ये वाला, अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। ठीक है, ये बहुत 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 बार, अगर जैसे बाकी सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ज़्यादा बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं उन बच्चों को बोल रही हूँ जिन्होंने क्लासेस अटेंड की हैं हमारे टीम मेंबर से, तो उन बच्चों को इस पर अगेन एंड अगेन टेस्ट दिए थे और उन बच्चों के तो ये बिल्कुल टिप्स पे हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी भी देखो टाइम है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने कोचिंग अटेंड नहीं करी हैं, क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं, तो इन जो मैंने आप लोगों को यहाँ बताए हैं ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं जिनका आना कंपलसरी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंपलसरी आएंगे, मैंने आपको बोले हैं कि 110% आएंगे, लेकिन इसका मैं बोल रही हूँ कि इन पैराग्राफ्स में से कबीर का और ये जो लाला गंगाधर थे उनका, ये 2 तो आने कंपलसरी हो सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली हमारे बहुत पुराने और बहुत ही ज़्यादा मशहूर लेखक हैं जिनको स्कूल टाइम से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अथवा अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुन्ही कड़ों को, मानसरोवर के उन स्वर्ण कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। मुझे अभी याद नहीं आना, लेकिन ये जो पोयम है, ये जो एक आपको दी गई है, ये 12th क्लास की हिंदी की जो अंतराल वाली, हाँ क्षितिज वाली जो बुक थी, उसमें है बादल को घिरते देखा वाली, ये उसी का ही थोड़ा वास्ट रूप है। ठीक है, तो आप इसको देखो अच्छे से, और इसके अंदर एक मैसेज जो दिया गया है ना, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखना, ये जो आपको दिए जाते हैं इसके अंदर आपको बेसिकली मैसेजेस को बताना होता है कि हमारे दोहों से, हमारी पोयम से, हमारी पंक्तियों से हमें क्या मैसेज मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर वर्ड्स हैं, तुहिन है, मानसरोवर है, या फिर बादल तो नहीं, शिखर है, धवलगिरी है, तो आप इन वर्ड्स को विशेषताओं में रख सकते हैं और विशेषताओं में इन वर्ड्स को डीपली डिस्क्राइब कर सकते। डीपली इन द सेंस कि इसका अपोजिट, कि आप जैसे कि आप मान लो कि आपका नाम क्या बताऊँ, कुछ भी समझ लो, अब तुम्हारा जो नाम है वो समझ लो। ठीक है, अब तुम्हारे ही नाम के एक जैसे बहुत सारे, इनफैक्ट तुम्हारे साथ बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो नेहा एग्जाम्पल ले लो, नेहा शर्मा, नेहा वर्मा, नेहा कुमार, नेहा गुप्ता। अब नेहा जो है वो डिस्क्राइब अपने कास्ट से हो रही है ना, तो वही सेम चीज़ धवलगिरी, शिखर और ये हमारे मानसरोवर, उनको इनकी कास्ट से आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, इन द सेंस कि नेहा तो नेहा ही है, मानसरोवर तो मानसरोवर ही है, लेकिन उसका एक्चुअली में
उसकी हकीकत क्या है, उसकी पहचान क्या है, गुप्ता है, वर्मा है, जो भी है, वही सेम चीज़ आपको मानसरोवर में बतानी है कि मानसरोवर को, शिखर को, तुहिन को, शीतल को, इन सब वर्ड्स को हम एक्चुअली में किस पहचान से जान सकते हैं। ठीक है, तो ये होती हैं हमारी विशेषताएँ। अब मत पूछना, दोबारा नहीं बताऊँगी, खैर बता दूँगी, मजाक था। अब आ जाओ आगे के क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि देखो करना तो आपको सारा ही है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं मैं आपको यहाँ पर वो बता रही हूँ। किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए, साहित्यिक परिचय देना है, इंपॉर्टेंट चीज़ नोट डाउन करो, साहित्यिक परिचय देना है यहाँ पर। अब इससे क्या बात क्लियर हो रही है, आप परिचय, आप ये बोलोगे मैम साहित्य, जब हमें क्वालिफिकेशन ही बतानी है तो हम 10-20 पेज क्यों भरें, 10-20 पेज भरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये वाली बात मैंने पहले भी आप लोगों को काफ़ी वीडियो में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, क्लास के टाइम पे, वीडियोज़ में, सब जगह बताई हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको उनकी हैसियत से ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जस्ट लाइक कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनको हम ज़्यादा नहीं लिख सकते। अब पेज एक्सटेंड क्यों करें, नहीं करो। अब जैसे बिहारी हैं या घनानंद हैं, इनके अलावा और भी फिलोसफर्स हैं, लेखक हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे करनी है, उनके जन्म से लेकर, जन्म स्थान से लेकर, चाहो तो आंसर को अपना थोड़ा सा वास्ट करने के लिए ऊपर एक शॉर्ट समरी के टाइप में दे सकते हो। जैसे जन्म स्थान आगे एरो डाल के लिख दिया, जन्म तिथि आगे एरो डाल के लिख दी, मृत्यु तिथि, मृत्यु स्थान वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद आप उनको लिखना शुरू करो कि इनका जन्म यहाँ हुआ था, इनका असली नाम ये था, इनका पूरा नाम ये था, इनके पिता ये थे, माता ये थी, वो था, सब कुछ इंक्लूड होगा। उसके बाद इनकी अलग से जो इनकी साहित्यिक परिचय पूछा गया ना, साहित्य डालकर आप बताओगे कि इन्होंने क्या, कौन कौन से पोएम्स लिखी हैं, बुक्स लिखी हैं, कौन कौन सी चीज़ें लिखी हैं। बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जिन्होंने गाने लिखे हैं पोएम के सेंस में, जो आज के टाइम पे या पुराने टाइम पे बॉलीवुड में या किसी और इंडस्ट्री में यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो उस टाइप की चीज़ों को साहित्यिक परिचय में बताया जाता है। उसके बाद आपको इनकी मृत्यु बतानी है कि मरे कैसे थे और कहाँ मरे थे, कब मरे थे, क्या हुआ था इनको। ठीक है, फिर जाकर आपका जो ये पूरा आंसर है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब चाहे वो बिहारी का हो, घनानंद का हो या किसी का भी आया हो, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको आंसर कैसे लिखना है वो क्लियर करती हुई जा रही हूँ। आप प्लीज़ मुझसे ये मत बोलना कि मैम आपने आंसर बताया नहीं है कि करना कैसे है। देखो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ बता दी हैं। देखो बच्चा अगेन एंड अगेन ना, बहुत सारे बच्चों को एक साथ बता दिया जाए तो ठीक है, लेकिन एक एक करके बताया जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आते हैं कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन जिन पर आपको लिखनी है पूरी टिप्पणी, मतलब उनकी पूरी ज़िंदगी से लेकर मरने तक के बीच की। ठीक है, वो तो आपने पीछे लिखा, लेकिन उसके बीच में कुछ दोहे भी आपको मेंशन करने हैं, कुछ चीज़ें आपको मेंशन करनी है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, कबीर के दोहों के आधार पर उनकी भक्ति के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। कबीर का चैप्टर है आपके पास, हाँ है। कबीर के चैप्टर में आपने सारे दोहे पढ़े। अब आपको यहाँ क्या करना है, मेन काम आपको कबीर का परिचय डालना है। परिचय में ही उनकी सारी मृत्यु, मरण, सब जो भी था सब लिख देना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इनके कुछ दोहे मेंशन करने हैं कि इनके ये कुछ इंपॉर्टेंट या फिर कुछ महत्वपूर्ण दोहे। ठीक है, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण दोहे हैं। उसके बाद आपको बताना है कि इन्होंने अपने दोहों में किस तरीके की प्रकृति का इस्तेमाल किया है, किस तरीके से उन्होंने अपनी भक्ति को संवार कर बताया है, क्या वो लोगों को एक संदेश देना चाह रहे हैं या क्या चीज़ें वो बताना चाह रहे हैं। इस टाइप की चीज़ें अकॉर्डिंग टू योर माइंड एंड योर सिलेबस एंड योर स्टडी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। अथवा में आपसे यहाँ पर मीरा के पदों का प्रतिपाद्य पूछा गया है, सीधा यहाँ पर मीरा के पदों को लिखना है आपको, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मीरा के पद आपको हो सकता है कबीर इजी पड़े तो आप कबीर लिख लेना। कबीर ऑप्शन में ज़रूर आएंगे, कबीर को अच्छे से आप बहुत अच्छे से अपने टिप्स पर रख कर जाओ, बहुत बेटर होगा। ठीक है, मेरे नागपति मेरे विशाल, हिमालय के प्रति कविता के मूल कथ्य पर विचार कीजिए। मेरे नागपति मेरे विशाल, कविता आपको यहाँ पर दे दी गई है हिमालय के प्रति। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप टीचर से पूछोगे ना कि सर मेरे नागपति मेरे विशाल ये मैम बता दो क्या है, तो टीचर आपसे कहेगी बेटा बोरा गेट और आप बाहर जाओ, पेपर यहीं छोड़ जाओ, क्योंकि आपको कविता यहाँ पर दी जा रही है ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसके अंदर ये जो 2 वर्ड्स 3-4 ये वर्ड्स जो पूछे गए हैं, मेरे नागपति मेरे विशाल, हिमालय के प्रति वाली जो कविता है उसके अंदर इसका क्या मतलब निकल रहा है, क्या बताना चाह रहे हैं, ये कविता किसकी है, कौन कहाँ रहता था क्या नहीं था। अब ये जो कौन कहाँ रहता था क्या था, ये हमारे कौन है, ये हमारे लेखक हैं, तो उनके बारे में पहले डिस्क्राइब करना, उसके बाद मेरे नागपति मेरे विशाल को डिस्क्राइब करना। अथवा
जयद्रथ वध के आधार पर मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य भाषा का विचार कीजिए। ठीक है, गुप्त जी, गुप्त भैया छुप गए तो गुप्त जी हैं इनका पूरा नाम। तो आपको यहाँ पर जयद्रथ वध के आधार पर मैथिली शरण के उसका बारे में सारा आपको काव्य भाषा के बारे में बताना है। ठीक है, काव्य भाषा है, सौंदर्य भाषा आ जाती हैं या फिर और भी तरीके की भाषाएं, तो उसके अंदर आपको यही टाइप की चीज़ों को मेंशन करना होता है। किन्हीं 3 पर टिप्पणी कीजिए। हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति। हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति कैसी हुई, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में पढ़ाया गया है। ब्रज भाषा, नई कविता, आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं, कृष्ण भक्तिधारा, रीति मुक्त काव्य, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर बतानी है। इनमें सारी नहीं, इनमें से जो भी 3 आपको आती हों बताना। ब्रज भाषा अकॉर्डिंग टू मी, नई कविता और हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति, तो आप इसको बहुत अच्छे से करना, क्योंकि ब्रज भाषा, नई कविता और हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति आपके इन फ्यूचर 3rd ईयर तक कहीं ना कहीं आपको पढ़ने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हो सकता है इन पर क्वेश्चन आ जाए। तो इन 3 पॉइंट्स को तो आप बहुत अच्छे से ही अपने प्रिपेयर रखना। बाकी कोई अदर तरीके का पॉइंट आएगा तो आपने तैयारी तो कर ही रखी है, तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। तो जी ये थे आपके हिंदी ए के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, कैसे लिखने हैं, कहाँ से लिखने हैं, वो आप लोगों ने स्टडी करी है। अब चाहे अपने सोल के मटेरियल से की हो, किसी बुक से की हो, मुझसे पढ़ा हो, हमारे टीम मेंबर में से जो अदर टीचर्स क्लासेस देते हैं उनसे पढ़ा हो, या जो भी चीज़ें हो, आपने अपने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कीजिए, अपने नोट्स निकालो और उसके हिसाब से प्रिपेयर करो कि हाँ ठीक है, मैं इस हिसाब से आंसर लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। क्योंकि पेपर में सिर्फ 3 घंटे होते हैं, उसी में आपको पूरा पेपर कवर करना होता है। 3 घंटे भी कॉलेज में छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि आंसर आपको एक ज़्यादा लिखना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है स्कूल जैसा कि आपने 1-1.5 पेज में आंसर लिख दिया तो आपको 100 आउट ऑफ 100 मिल गए। यहाँ पर जब तक आप आंसर को डीपली डिस्क्राइब, अच्छा हाँ, एक बच्चों को गलतफहमी ये भी बहुत ज़्यादा है कि मैम हम अगर पेजेस भर देंगे ना तो हमें मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप पेजेस भर दोगे, टीचर पागल तो नहीं है ना बच्चा, वो देखेगा भी तो सही ना बीच में कि आपने किसके गाने लिखे हैं, कौन सा सिंगर आपको ज़्यादा पसंद है। तो आप अपने हिसाब से पेज भरो, लेकिन उसके अंदर काम की ही बातें लिखो, कुछ भी एक्स्ट्रा मत लिखना, बेटर होगा। अगर आपके पास एनवायरमेंटल इशू वाला सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस वाला सब्जेक्ट है, इंग्लिश लिटरेचर है, या फिर कुछ और ऐसे टाइप के सब्जेक्ट हैं जो बहुत वास्ट हैं, अनलिमिटेड हैं, तो उनके अंदर आप कहानियाँ बना के डाल दो बेशक, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ये मत कहना कि मैम हमारी बैक लग गई आपकी वजह से, आपने कहा था कहानी बना दो। मैंने ये नहीं बोला था कि अपने घर की कहानी लिखो, उसके अंदर वो लिखो जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो अभी जो आपको इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग डाउट्स आ रहे हों, कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, सजेशंस आ रहे हों, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।